नमस्कार दोस्तों, मैं विरल स्वागत करता हूं आपका अपने सीपी स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग यहां पे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का सिलेबस डिस्कशन कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में हम लोग जो टॉपिक है उनको क्लियर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा है कि कैसे हमारा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का उद्देश्य, कैसा सिलेबस और कैसे हम लोगों की रणनीति होनी चाहिए। जिन लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि पहले वो वाला वीडियो देख लें। अगर वह वाला वीडियो क्लियर हो जाएगा तो हम लोग यह समझ जाएंगे कि कैसे हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं और उसी पॉलिटी में हम लोग आज यहाँ पर टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमारा पहला टॉपिक आज का होगा भारतीय संविधान। हम लोग भारतीय संविधान, जैसे कि हम लोगों ने बताया कि यूपी ट्रिपल एस सी ने कई सारे टॉपिक का नाम नहीं लिया है। उसने यह तो बता दिया कि भारतीय संविधान होगा, लेकिन भारतीय संविधान में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। हम लोगों को भारतीय संविधान पढ़ने से पहले उन पॉइंट को भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हम लोगों ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी पिछले साल या काफ़ी साल पुराने सिलेबस अगर आप देखेंगे, करीब 3 से 4 साल पहले सिलेबस पेपर देखेंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ से भी क्वेश्चन उठे हैं जहाँ से वह पॉइंट नहीं उठना चाहिए था, वहाँ से भी क्वेश्चन उठे हैं। तो इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में हम लोग देखेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का भारतीय संविधान है। तो उसी संविधान के टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास हुआ कैसे। आज हम लोग संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। संविधान को पढ़ने से पहले हम संवैधानिक विकास पे बात करेंगे कि कैसे संविधान विकास हुआ। तो आप सब लोग जानते हैं कि सन 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया कि आप लोग आज से वहाँ पर व्यापार करने जा सकते हैं। तो उसने यह अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब यह अधिकार पाने के बाद में, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हैं कि कई सारी यूरोपीय कंपनी भारत पर व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई, लेकिन वह सभी नाकामयाब हो गई, क्योंकि अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी जो हम लोग ब्रिटिश से आए हुए थे, ब्रिटेन से आए हुए थे, उनकी स्ट्रेटजी उन सब पर हावी पड़ी और उन्हीं लोगों की स्ट्रेटजी और उन्हीं लोग कई सालों तक गुलाम रहे उन लोगों के। तो हम उसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोगों ने उस चीज़ पे, संवैधानिक विकास पे बातें की। संवैधानिक विकास की चर्चा करने के उद्देश्य से हम लोग यह भी जानेंगे कि जो हमारे मॉडर्न हिस्ट्री का पॉइंट है कि कौन कौन सी कंपनी आई, कौन कौन से कहाँ उन्होंने अधिकार किया, क्या क्या उन लोगों के अधिकार क्षेत्र और उनकी टाउन रहे हैं, कौन कौन सी उनकी कॉलोनी रही हैं, इन सब पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पॉलिटी का सिलेबस में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक जो हैं वो अलग दूसरी वीडियो में देखेंगे, दूसरे कोर्स में देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में कैसे कैसे हम ब्रिटेन से अधिकार पत्र, ब्रिटेन से एक्ट्स आए जो हमारे संविधान के विकास में एक उपयोगी सिद्ध हुए। तो हम आगे जब जाते हैं तो इसमें देखते हैं कि सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ।
प्लासी का युद्ध। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ और उसी के आगे हम लोगों ने यह भी देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में कि सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होने के बाद में मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अब मैं जो आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, बस यही एक पॉइंट हमारे भारतीय इतिहास में ऐसा पॉइंट सिद्ध हुआ कि पूरी की पूरी वहाँ से कहानी ही बदल गई। जो यह पॉइंट है, इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों को बंगाल, जो प्रेजेंट टाइम पे पश्चिम बंगाल है, वह सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं था। वहाँ पर जो आज का बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन सबको मिलाने के बाद में बंगाल क्षेत्र होता था। बंगाल क्षेत्र के राजस्व एवं दीवानी जितने भी अधिकार थे वह सब कंपनी को मिल गए। राजस्व एवं दीवानी अधिकार जितने भी थे वह सब कंपनी को दे दिए गए। सन 1764 ईस्वी में, सन 1765 ईस्वी में, 65 में यह अधिकार जैसे ही कंपनी को मिले, कंपनी का शासन इस्टेब्लिश हो गया। हम लोग उसी दिन से, यही एक टर्निंग पॉइंट था हम लोगों के इतिहास में, उसी दिन से हम लोग अंग्रेज़ों के गुलाम होना चालू हो चुके थे, क्योंकि कंपनी का शासन आ चुका था। भारतीय राजा लोग बिल्कुल मदहोश हुए हो चुके थे, सत्ता के नशे में थे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस वो अपने ही उसमें पड़े हुए थे। बस यहीं से कंपनी का शासन चालू हुआ। ब्रिटिश जो हम लोगों के ब्रिटेन क्राउन में बैठा करती थी महारानी, वहाँ से अधिकार आते थे और ये लोग यहाँ पे हम लोगों पे शासन किया करते थे। यहाँ के गवर्नर नियुक्त होते थे और यहीं से लोग व्यापार सारा संभालते थे। इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि एक हमारी एक घटना हुई जो 1857 की घटना कही जाती है, जिसको हम लोगों को भारत का स्वतंत्रता कहते हैं। उस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के कई सारे क्रांतिकारियों ने मिलकर बगावत कर दी और उस बगावत का परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश की रानी ने कंपनी से जितने भी अधिकार थे वह सब वापस ले लिए और भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर दिया। इसमें देखते हैं कि हम लोग जानते हैं 1858 की जब क्रांति 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद में 1858 ईस्वी में भारत ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कंपनी का शासन खत्म हो चुका था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हम सब लोग आ चुके थे। बस यहीं से हम लोग जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोगों ने स्वतंत्रता हासिल की। हम लोग आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हम लोगों को संविधान की ज़रूरत पड़ी। उस संविधान में जो सहायक एक्ट हुए, जो ये लोग लेके आया करते थे, जो यहाँ के महारानी पास किया करती थी, वहाँ के जो कंपनी थी उनके एक्ट आया करते थे, उन सब चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी हुई, उन सब चीज़ों से यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन उठाता है।
यूपी ट्रिपल एस सी के क्वेश्चन को समझने के लिए हम वन बाय वन सारे एक्ट्स को देखेंगे और उन एक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में कौन कौन से एक्ट्स हम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास। हम भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। वह दो भाग कौन कौन से हैं उनको हम लोग इन डिटेल यहाँ पे डिटेल में बताएंगे। पहला तो हम लोग है कि हम लोगों का जो एक पहला भाग होगा वो हम लोगों का कि हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब थे तब कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन कौन से अधिनियम आए, उनको हम लोग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे। दूसरा हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब सन 1858 ईस्वी में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गए। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब हम लोग थे तब कौन कौन से एक्ट पारित हुए उनको हम लोग अलग कैटेगरीज में देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कंपनी की जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है उसके बाद में जब उसको बंगाल की दीवानी और राजस्व के न्याय अधिकार प्राप्त हो गए तब वह समय जो 1773 से 1858 तक जो समय था वह कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था। यहाँ पर सन 1773 से सन 1758 तक की सन 1758 के एक साल पहले सन 1858 के एक साल पहले 1857 में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ जिसमें कंपनी के सारे एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश के भारत जो था ब्रिटिश के अंतर्गत ब्रिटिश के अधीन हो गया। डायरेक्ट कब्जा भारत पर ब्रिटेन का हो गया। 1947 के बाद में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद में हम लोगों को एक संविधान की ज़रूरत पड़ी, एक संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्ट्स थे ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए। कैसे उपयोगी सिद्ध, कौन कौन से एक्ट है, अब हम इनसे जानेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हम लोगों पर शासन कर रही थी, जब हम लोगों का व्यापार कर रही थी, तब वह कौन कौन से एक्ट आए थे। तो सबसे पहला जो एक्ट हुआ करता था 1773 ईस्वी में, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। आप लोगों की सुविधा के अनुसार जो मेरे भाई बहन हिंदी में हैं उन लोगों के लिए मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, और जो लोग इंग्लिश में हैं मैं उनको इंग्लिश में भी लिख कर दिखा रहा हूँ।
पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट हमारा 1784 ईस्वी में आया। यह जितने भी एक्ट्स हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बस धैर्यपूर्वक सुनते जाइए और आप लोगों को दिमाग में ऐसा फिट हो जाएगा जैसे आप सब लोग कभी भूलेंगे ही नहीं उन सब चीज़ों को। बस आप लोग धैर्यपूर्वक यहाँ पे बने रहिए। मैं सभी को वन बाय वन ऐसा डिस्कस करूँगा कौन कौन सी चीज़ें थी, कौन कौन सी चीज़ें नई हुई, ऐड हुई, क्या क्या हुआ। इन सब चीज़ों को मैं आराम से, बिल्कुल आराम से बता दूँगा। आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, अच्छे से घूमेगा। बस आप लोग धैर्यपूर्वक सुनते जाइए इस चीज़ को। और जो चीज़ें मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप उनको नोट करते जाइए। आप अगर नोट करते जाएंगे तो आपको आगे यहाँ पे कनेक्शन बनाने में आसानी रहेगी, कौन सा एक्ट पहले आया, कौन सा एक्ट बाद में आया। इसके लिए आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करते जाइए। तीसरा, जो हम लोगों के लिए जो कंपनी अधिकार यहाँ पे कर रही थी, कंपनी व्यापार कर रही थी, तो वहाँ से ब्रिटिश सरकार वहाँ से एक अधिकार पत्र जारी करते थे, जिसे हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को पहला जो चार्टर एक्ट आया, फिर है दूसरा चार्टर एक्ट, इस चार्टर एक्ट आया वह 1793 ईस्वी में आया। 1793 ईस्वी में पहला चार्टर एक्ट आया। दूसरा 1813 ईस्वी में कंपनी हर 20 साल में, ब्रिटिश सरकार हर 20 साल में कंपनी के लिए चार्टर एक्ट अधिकार पत्र लागू किया करती थी। तो आप लोगों को सन याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। जैसे 1773 ईस्वी में 1773 जो पहला इनका रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें आप अगर 20 जोड़ देंगे तो हम लोग 1793 में पहुँच जाएंगे। 1793 ईस्वी में पहुँच जाएंगे। और 1793 में अगर हम लोग 20 जोड़ेंगे तो हम लोग 1813 पे पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि 1813 के बाद में 1833 आया, 1833 के बाद में 1853 आया। जो हम लोगों का लास्ट आया हम लोग का 1853, यह हम लोगों का लास्ट चार्टर एक्ट आया। अब हम लोग वहाँ पे हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब हम लोग, हमारा भारत जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था, तब कौन कौन से ऐसे एक्ट्स, कौन कौन से ऐसे अधिनियम आए जिनका हम लोगों के भारत के संविधान पर प्रभाव पड़ा। और यह सब जितने भी थे, इनका हम लोगों के भारतीय संविधान पर अहम योगदान रहा है। जैसे कि पहला आया, जब हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थे, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में ब्रिटेन के द्वारा आया। दूसरा जो अधिनियम आया, भारतीय परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। इंडियन काउंसिल एक्ट तीसरा 1892 ईस्वी में। भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ईस्वी में। मेरे प्यारे मित्रों, यह एक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट UP-SSSC, इनफैक्ट UP-PCS, इनफैक्ट UPSC के लिए भी सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट कोई एक्ट रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आप जब मैं इसको पढ़ाऊँगा तो आप लोग जानेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लाए गए थे। फिर आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी एक्ट के तहत हम लोग आज़ाद हुए थे। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। हम लोग इसमें वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आई इन सब एक्टों में जो हम लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। UP-SSSC इनसे क्वेश्चन उठाती है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने इसको कैटेगराइज करके पढ़ लिया
सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भारत का संवैधानिक विकास को 2 चरणों में हम लोगों ने बांट कर पढ़ा। पहला जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब हम लोग थे, दूसरा जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत थे। तो आप लोग जानते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, उसके बाद में यह 1858 ईस्वी में भारत ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट अंतर्गत आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जब तक हम लोग अंदर में थे, 1773 से 1858 तक का समय पीरियड था, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग जब रहे 1858 से 1947 तक रहा है। अब हम लोग यहाँ पर कैटेगराइज कर चुके हैं। फिर से एक बार देखते हैं, आप लोगों के माइंड में बैठ जाएगा। हम लोग फिर से इस चीज़ को देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज करके इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 आराम से, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। इन सब चीज़ों में हम लोगों को यह चीज़ देखना कि धैर्य बहुत अच्छा बना के रखना पड़ेगा। अगर धैर्य बनाएंगे तो मैं इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाएंगे जो आज तक आप लोगों को समझाने में समझ में नहीं आया होगा, या फिर कहीं कोई समझाने वाला नहीं अच्छा मिला होगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकते हैं, कैटेगराइज वाइज बांट के। पहला सबसे पहले 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, दूसरा वाला पिट्स इंडिया एक्ट आया, फिर उसके बाद चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया, फिर चार्टर एक्ट आया। आप लोगों को मैंने बताया है कि हर 20 साल बाद ब्रिटिश सरकार कंपनी के लिए चार्टर एक्ट, जिसको हम लोग अधिकार पत्र कहते हैं, वो भेजती थी, और उसमें उनका समय पीरियड लिखा रहता था कि आप लोग कितने साल तक के भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त है। आप लोगों को पता है, जब तक हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे, शासन कर रहे थे, तो इन लोगों का एकाधिकार हुआ करता था। फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हम लोग आ गए। आज की इस वीडियो में हम लोग जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत थे, जब तक वो लोग डायरेक्ट शासन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार हुआ करता था हम लोगों के भारतीय महाद्वीप पे, उपमहाद्वीप पे, तो उसमें जितने भी एक्ट्स हैं उनको 1 बाय 1 यहाँ पर पढ़ेंगे और यहाँ पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो यूपी ट्रिपल हर बार एग्ज़ाम में देती है। और इनफैक्ट ये तो कह ही सकते हैं कि इनसे कोई ना कोई ऐसा एक्ट से कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन बनता है जो हर बार एग्ज़ाम में दिख जाता है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग 1 बाय 1 एक एक करके सारे एक्ट्स को देखते हैं। तो इससे सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। यह कंपनी के अंतर्गत थे, जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार में जी रहे थे, तब कौन कौन से ऐसे एक्ट है जिनके हम लोग यहाँ पर व्याख्या करेंगे, और एक चीज़ देखेंगे कैसे हम लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट हुए। यूपी ट्रिपल एस सी उनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती है, उन सब चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने पहले फ्लो ग्राफ में बताया कि सबसे पहला जो हमारा एक्ट आया वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए उसको देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट, इनमें हम लोग सब लोग जानेंगे कि यह संवैधानिक विकास का पहला कानून था। जब हम लोगों का संविधान का विकास हो रहा था, एक मिनट में इंक डालूँ इस चीज़ में, मार्कर में। रेगुलेटिंग एक्ट के कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पूछती है, उन सबको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर कर लें। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट संवैधानिक विकास का पहला चरण था, पहला कानून था संवैधानिक विकास का। तो इसको लिखते हैं। संवैधानिक विकास का पहला कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया यह पहला कानून था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया यह पहला कानून था। ब्रिटिश सरकार द्वारा
द्वारा भारत के लिए बनाया गया यह पहला कानून था। तो हम लोगों ने जाना कि भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया यह पहला कानून था। उसके बाद में हम लोग से यूपी ट्रिपल एस सी एक क्वेश्चन बहुत ही, यूपी ट्रिपल एस सी का बल्कि एसएससी, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्ट से निकल के आता है कि जब यह एक्ट पास हुआ, जब यह एक्ट भारत आया, तो उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको हम लोग जानते हैं कि तब ब्रिटिश कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड फेडरिक हुआ करते थे। लॉर्ड फेडरिक उस समय तत्कालीन वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो यह फैक्ट्स हम लोगों ने जान लिया। तीसरा है कि कंपनी जब भारत आई, 1773 एक्ट जब पास हुआ, तो कंपनी का वहाँ पर ब्रिटेन में 2 मेंबर बनाए गए, 2 इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई एक तरीके से। उन 2 संस्थानों के कभी कभी हम लोगों के एग्ज़ाम में नाम पूछ लेता है। यूपी ट्रिपल एस सी में तो नहीं पूछा है अभी तक खैर, लेकिन अन्य एग्ज़ामों में जैसे एसएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया था कि जो वहाँ पे 2 संस्थाएं थी इनमें से कौन सी एक संस्था थी उसमें से। तो वो उन 2 संस्थाओं के हम लोग नाम भी जान लेते हैं। में बनाई गई संस्थाएं, जो संस्थाएं ब्रिटेन में बनाई गई थी उनके लोगों के नाम थे। तो 2 संस्थाएं थी। पहला तो एक है निदेशक मंडल, एक है निदेशक मंडल, दूसरा है हितधारकों का मंडल। हितधारकों का ये थी क्योंकि जो जैसे कि कंपनी यहाँ आई तो यहाँ पर जो भी वो व्यापार करती थी उसके वहाँ पे जो टैक्स होता था, वहाँ की जो वहाँ उनकी जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हुआ करते थे, वहाँ पे उन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई कि वहाँ पे वो लोग उनके हिसाब किताब रखेगी उनके देश में, क्योंकि यहाँ से वो लोग तो व्यापार करके जा रहे हैं लेकिन उसका भी तो हिसाब वहाँ रखना होगा। इसके लिए वहाँ पे 2 कंपनी बनी थी, इसका नाम था एक निदेशक मंडल, दूसरा है हितधारकों का मंडल। बंगाल, मैंने बताया था कि बंगाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों के रहा है मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में, बल्कि ब्रिटिश के इतिहास में। हम लोग ये जानेंगे कि बंगाल में तत्कालीन जब 1773 से पहले हमारी जो कंपनी आई थी उस समय बंगाल के सिर्फ गवर्नर नियुक्त हुआ करते थे। बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुआ करते थे। अब जब 1773 आ गया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हो गया, 1773 एक्ट भारत में आ गया, तब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बदल दिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यूपी ट्रिपल एस सी भी पूछ चुका है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से एक्ट्स के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। अच्छा, एक और बात है, बंगाल जब यह एक्ट पास हुआ, जब बंगाल का गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया तो उसके साथ 4 अन्य गवर्नर हुआ करते थे। तो उन 4 गवर्नर के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कभी पूछा नहीं जाएगा कौन 4 गवर्नरों के क्या नाम है, लेकिन हम लोगों को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक गवर्नर जनरल और 4 अन्य गवर्नर हुआ करते थे। तो हम लोग यह भी लिख देते हैं कि हमारे बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। उससे पहले हम लोग यह जानते हैं कि हम लोगों का, जैसे हम लोग देखा कि पहला गवर्नर जनरल, अब कभी कभी हम लोगों से इसका नाम पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था।
यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हुआ है वह वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग पहला भारत का गवर्नर जनरल हुआ है, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ है। अब हम लोगों ने बात किया था कि इसी एक्ट में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि किस एक्ट के तहत बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो उसका तो उत्तर यही होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हम लोगों ने ब्रिटिश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बंगाल में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से, इसी पॉइंट से निकलता है कि पहला कोर्ट का जज, न्यायाधीश कौन हुआ। तो फर्स्ट न्यायाधीश को देखते हैं। एलिजा इम्फे साहब, एलिजा इम्फे साहब, एलिजा इम्फे साहब पहले सुप्रीम कोर्ट के जज हुए जो बंगाल में जिसकी स्थापना हुई थी। तो ये महोदय वहाँ के जज हुए। यह क्वेश्चन हम लोगों से काफ़ी बार यूपी ट्रिपल एस सी पूछ चुका है और काफ़ी बार एसएससी छोटे छोटे एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुका है कि पहला जज कौन था। दूसरा ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था। तीसरा सबसे ज़्यादा किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत भारत में बंगाल में गवर्नर का नाम, गवर्नर का पद बदलकर गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखना है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किससे हुई। तो ये इतने ही मेन पॉइंट इस एक्ट से बनते हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोगों को ये सब अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। मैं एक बार फिर से इस चीज़ का रिवीजन कराता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि कैसे क्या क्या कौन कौन से चीज़ें हुई उस एक्ट में। तो 1773 में सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसको कहा गया संवैधानिक विकास का पहला कानून था। इससे पहले कोई भी लिखित कानून हम लोगों के पास नहीं था। ये संवैधानिक विकास का पहला कानून था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया भी यह पहला कानून था। उससे पहले ब्रिटिश सरकार ने जो भी कुछ था मौखिक, ओरल था, सब रिटर्न कुछ नहीं था। यह भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए बनाया गया एक लिखित पहला कानून था। दूसरी बात है कि उस समय हम लोगों से कभी कभी एसएससी वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था यह जब यह एक्ट आया हम लोगों के भारत में। तो लॉर्ड फेडरिक महोदय वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय के। ब्रिटेन में बनाई गई संस्थाएं हम लोग जानते हैं कि जब यह कानून हम लोगों की ब्रिटिश सरकार ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा, यहाँ पे कंपनी का आधिपत्य हुआ हम लोगों का, तो वहाँ पे दो संस्थाएं बनाई गई। उन दो संस्थाओं के नाम पूछ लेते, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन यह कभी कभी कोई एग्जाम में पूछी गई हैं कि निदेशक मंडल, पहली संस्थाएं थी निदेशक मंडल, दूसरे हितधारकों का मंडल। दो संस्थाएं बनाई गई थी ब्रिटेन में। उसके बाद में होता है कि इसी एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल बना। और किस एक्ट के तहत बना। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत की गई। पहला सुप्रीम कोर्ट का जो जज बना, जो न्यायाधीश हुआ, वो एलिजा इम्फे साहब हुए। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट को देख लिया यहाँ पे 1 बाय 1। यहाँ पे देख लिया कि यूपी ट्रिपल एस सी अगर इस एक्ट से क्वेश्चन बनाएगी तो बस यहाँ से ही बनाएगी, क्योंकि इसके आगे वो पूछेगी ही नहीं। इतने ही पॉइंट हैं, इतने ही फैक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों के लिए, बाकी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया, वह देखते हैं कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ थी जो हमारी यूपी ट्रिपल एस सी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाती है। तो दूसरी बात हम लोग करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें हम लोग यह देखते हैं कि हम लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी क्या इम्पोर्टेंट रखती है इस एक्ट से। वो सारे फैक्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग, जैसे हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्लियर किया, इसी तरीके से पिट्स इंडिया एक्ट भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग यह जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट ही क्यों आया।
क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की कि रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, अधिकार पत्र आ रहे थे, तो इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया? तो उसका जवाब यह है कि तत्कालीन ब्रिटिश सरकार में उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम था विलियम पिट्स। उनके नाम पर या विलियम पिट्स के नाम पर यह पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो हम जी सबसे पहले लिखते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वहाँ पर विलियम पिट्स थे, उनके नाम पे यह पिट्स इंडिया एक्ट आया। यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी को व्यापारिक और प्रशासनिक कामों से अलग कर दिया गया है। इन कंपनी को दो भागों में बांट दिया गया है, एक व्यापारिक कंपनी और व्यापारिक चीज़ें और एक प्रशासनिक चीज़ें। प्रशासनिक जो हस्तक्षेप थे वो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा आया करते थे, और व्यापार तो ये करते ही थे, यहाँ पे व्यापार तो ये कर ही रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारी कंपनी थी उसको दो भागों में बांट दिया गया, कंपनी को अलग अलग कर दिया गया, एक तो व्यापारिक और प्रशासनिक। प्रशासनिक जो था वो सम्राट के थ्रू कंट्रोल होता था, सम्राट देख रहे, तो यह कंपनी देख रही थी। व्यापारिक जितनी भी चीज़ें थी वह सब कंपनी देख रही थी, और प्रशासनिक जितनी भी चीज़ें थी वह सब सम्राट देख रहा है। तो यहाँ से हम एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं फॉर हायर लेवल एग्जाम, जैसे कि यूपी पीसीएस के, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग कभी कभी इंटरव्यू है या फिर पीटी है, कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस एक्ट के तहत भारत में दो शासकों की नींव पड़ी, इसका द्वैध शासन बोलते हैं। हालांकि लिखित तौर पे नहीं, लेकिन हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के तौर पे यह देख सकते हैं कि इस एक्ट के तहत द्वैध शासन की नींव भारत में पड़ चुकी थी, दो शासकों की नींव भारत में पड़ चुकी थी। अब हमने पिछली बार बताया था कि भारत में जो बंगाल का गवर्नर था उसका गवर्नर जनरल बदल दिया गया था, और गवर्नर जनरल एक हुआ करता था, उसके साथ साथ में 4 सदस्य हुआ करते थे। उन सदस्यों को कम करके 3 सदस्य, एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य इस एक्ट के थ्रू कर दिए गए। तीन सदस्य कर दिए गए। हम लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट में बस इतना ही पढ़ना है। यूपी ट्रिपल एससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक ही इसमें फैक्ट अच्छा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया, तो इसके बाद एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य इसमें कर दिए गए। फॉर हायर लेवल एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के थ्रू हम लोगों में दो शासकों की नींव देखी जा सकती है, तो वह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब हम लोग नेक्स्ट, बिना किसी टाइम के नेक्स्ट एक्ट पे आ जाते हैं, जो कि था चार्टर एक्ट। भारतीय राजस्व से निकलता था, और लिखित विधियों द्वारा यहाँ पे प्रशासन की नींव डाली गई। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इस एक्ट के, कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे उनको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
दी गई। 1793 का चार्टर एक्ट। देखिए, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्स कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, बस हम उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी हर बार से पूछता आया है और पूछ रहा है, उन सब चीज़ों को बात करते हैं। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें जो नियंत्रण मंडल, जैसा कि मैंने मतलब बताया कि एक व्यापारिक कर दिया गया था, दूसरा प्रशासनिक कर दिया था। उस प्रशासनिक में नियंत्रण मंडल का जो लोग सम्राट डिसाइड करता था, 6 सदस्यों की जो टीम हुआ करती थी, उसमें जो नियंत्रण मंडल का जो वेतन था वो भारतीय राजस्व से निकल रहा था। हम लोग यहाँ से इंडिया का जो कर हुआ करता था उससे वहाँ पर दिया जा रहा था। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे कंपनी के व्यापारिक अधिकार, जो यहाँ पे वो 20 साल के लिए व्यापारिक अधिकार 1773 से लेके आई थी, वहाँ पे 20 साल के लिए और बढ़ा दिए गए। 20 साल बाद ही 1793 में यह आया। 1793 के बाद में यहाँ पे फिर से 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। जब यह 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया तो फिर से हम लोगों की एक एक्ट आएगा फिर से 20 साल बाद में, जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1813। हम लोग उस चीज़ को पढ़ते हैं, इस चीज़ को रफ करते हैं, और रफ करने से पहले आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए ताकि यह चीज़ हम लोगों के दिमाग में बनी रहे। 2 पॉइंट हैं, बस इन्हीं 2 पॉइंट से हम लोगों के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नंबर पर नियंत्रण वेतन जो हुआ करता था किस एक्ट के तहत भारतीय राजस्व से निकलता था, तो यह है 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के द्वारा ही वहाँ कंपनी का जो नियंत्रण मंडल था उसका वेतन जो था वह इंडिया के कर से, इंडिया के टैक्सेस से दिया जा रहा था। तो आगे हम लोग देखते हैं कि चार्टर एक्ट 1813 का जो चार्टर एक्ट आया इसके बाद में, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको रफ कर देता हूँ। चार्टर एक्ट 1813 जब आया तो यहाँ पर उससे पहले चार्टर एक्ट को समझने पहले हम लोग ब्रिटेन की एक चीज़ समझते हैं कि ब्रिटेन में उस समय चल क्या रहा था, ताकि हम लोग कनेक्टिविटी को स्थापित कर पाए। हमारे माइंड में रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं पढ़ा के चला जाऊँ, आप लोग पढ़ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं, आपके माइंड में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि उस समय ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और अबंध नीति की शुरुआत हो चुकी थी। अब आप लोग पूछेंगे सर ये अबंध नीति क्या होती है? तो अबंध नीति वह नीति होती है जिसमें एकाधिकार को समाप्त करने वाली नीति, कि सब लोग फ्री हो। आप लोग जाइए दूसरे महाद्वीपों पर, दूसरे देशों पर जाइए, वहाँ से आप लोग व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिश अभी तक की तो ब्रिटेन से सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, अन्य जो कंपनियां थी उन लोगों की भी डिमांड उठने लगे कि हम भी जाएंगे, हम भी करेंगे। तो कंपनी का तो एक्ट वहीं था। तो बस इसी के लिए उस समय वहाँ पे जो है अबंध नीति का उसकी शुरुआत हो चुकी थी। दूसरी बात है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति चल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो वहाँ पे वो चीज़ें भी चल रही थी। तो उसका खामियाजा इस चार्टर एक्ट में आया 1813 में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही थी उसके लिए यह चीज़ बहुत ही गलत हुई कि उसमें कंपनी के जितने भी व्यापारिक अधिकार थे, एकाधिकार समाप्त कर दिए गए इसी एक्ट के तरीके। सबसे इम्पॉर्टेंट यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस, काफ़ी सारे एग्जाम के लिए यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यह तो बहुत दुख बात। अब तो सारी कंपनियां आएंगी, जब सारी मोनोपोली अब ख़त्म हो चुकी थी इन लोगों की। अब सारी कंपनी आएंगी तो सारी कंपनी वहाँ पे टैक्स देंगी, तो काफ़ी इन लोगों का नुकसान होने वाला था कि अब इनकी हर चीज़ पे इनका एकाधिकार नहीं रहने वाला था। तो काफ़ी सारी कंपनी आने लगी। लेकिन जैसा कि जानते हैं कि ना, हम लोग होते हैं कि जब हम लोगों की कुछ समस्या आ जाती है तो हम लोग उसके हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों ने ब्रिटेन सरकार के फिर से हाथ पैर जोड़े कि इस मालिक कुछ तो कम से कम कुछ तो हमारे लिए व्यवस्था कीजिए, ताकि हम लोग वहाँ पर गुजारा बसता कैसे चलेगा। तो जानते ही हैं कि कुछ लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था कर दी। तो उसके लिए इन लोगों को चाय और चीन 2 पे अभी भी एक का एकाधिकार था। मतलब जितनी भी कंपनी आएंगी वह सभी व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चाय और जो चीन है
उनमें इनका अभी भी एकाधिकार था। यह चीज़ इन लोगों के लिए मिल गई, तो इसके लिए लिखते हैं एक्सेप्शन। चाय और चीन पर अभी भी इनका एकाधिकार चल रहा था। भारतीय राजस्व से जो व्यय हो रही थी, जो भारतीय राजस्व का व्यय हो रहा था, जो इंडिया टैक्स का, उसमें यहाँ पे नियम और कानून लगा दिए गए। क्योंकि ऐसा देखा गया कि ब्रिटेन में काफ़ी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से नाराज़ रहने लगे थे, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत पर शासन कर रही थी, राजस्व कलेक्ट कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते कि लोग देखते ही देखते काफ़ी बड़े आदमी बन गए, तो उनके नियम और कानून बदल दिए गए। भारतीय राजस्व के जो व्यय करने का उनका जो तरीका था, उसमें नियम और कानून बदल दिए। इसी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम और कानून बना दिए गए। अच्छा, हमने पहले बताया कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो ब्रिटेन में ईसाई मिशनरी भी प्रचार प्रसार के लिए भी इधर उधर जा रहे थे, मतलब अन्य जितने भी देश थे वहाँ पे जाया करते थे। तो उसी समय ईसाई मिशनरी भी प्रचार प्रसार के लिए, धर्म प्रचार के लिए इधर उधर जा रहे थे, अन्य देशों में जा रहे थे। ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार के लिए दूसरे देश में कि ईसाई मिशनरी, जितने भी वहाँ के ईसाई लोग थे, वो मिशनरी लोग, वो लोग भी धर्म प्रचार के लिए इधर उधर जा रहे थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताएगी कि शिक्षा के प्रचार के लिए, भारत में शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक धन का आवंटन किया गया। 1 लाख रुपए वार्षिक धन का आवंटन किया गया। वार्षिक धन का प्रावधान हुआ। प्रावधान किया गया। तो हम लोगों ने इसमें 4-5 चीज़ें देखी हैं। अच्छा, यूपीपीसीएस के फैक्ट्स के लिए एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि किस एक्ट के तहत, कि आप जानते हैं कि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्ट्स नहीं पूछे जाते हैं। फैक्ट्स जो हैं वो तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस एक्ट के तहत पहली बार बजट डिस्क्राइब किया गया, पहली बार बजट की शुरुआत की गई। तो आप लोग जान रहे हैं, मैंने बताया कि भारतीय राजस्व को व्यय करने के लिए नियम और कानून बना दिए गए। अब जो यहाँ पर जो रुपए पैसे हुआ करता था, उसको भी व्यय खर्च करने के लिए नियम और कानून बना दिए गए। यही तो पहली बार बजट दिखाया गया था, यहीं से बजट की शुरुआत हुई कि भारत में पहली बार
भारतीय राजस्व को व्यय करने के लिए नियम और कानून बना दिए गए, तो ये बजट की शुरुआत हुआ करती थी। दूसरी बात, ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे। चार्टर एक्ट 1813 की जो मुख्य बातें हैं वो मैंने यहाँ पे बताई हैं। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना फॉर यूपी SSC पेट के लिए। जो चीज़ें हैं, जैसे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहली बात तो अब कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया है, कई सारी कंपनियां आई हैं। चाय और चीन पर अभी भी उसका एकाधिकार चल रहा था। भारतीय राजस्व को व्यय करने के लिए नियम और कानून बढ़ा दिए गए। ईसाई मिशनरी के धर्म प्रचार के लिए दूसरे देशों में जा रहे थे। इस शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपये वार्षिक प्रावधान किया गया, लेकिन यह आवंटन हो नहीं पाया। इसके पीछे भी एक कहानी है। खर्च के लिए प्रावधान बनाया गया, लेकिन यह हो नहीं पाया। 1835 ईस्वी में जब मैकाले आया, तब यह प्रावधान सही से लागू हो पाया। इसके पीछे ये कहानी है कि अंग्रेज उस समय सोच रहे थे कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए, पाश्चात्यकालीन होनी चाहिए या इनकी देसी संस्कृति, जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते थे उस शिक्षा में होनी चाहिए थी। तो इस पे काफ़ी लंबी बहस चल रही थी वहाँ पे, किस तरीके से इनको बाबू बनाना चाहिए या फिर इनको अपनी ही संस्कृति में, अपनी देसी लैंग्वेज, जो वहाँ की लैंग्वेज हैं छोटी छोटी, उनमें सब में शिक्षा देनी चाहिए। तो इस चीज़ों पे बहस चलते चलते हम लोग यहाँ प्रावधान जो हुआ वह चीज़ आवंटन उसका हो नहीं पाया। 1 लाख रुपये वार्षिक का प्रावधान दिया गया इस एक्ट के तहत। बस इस एक्ट में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैंने लिख दी, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तीसरे नंबर पर जो हम लोग का अब जो एक्ट आया वो आया चार्टर एक्ट 1833। इस एक्ट को भी देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833 आया। हमने बोला कि 1813 के बाद में फिर 20 साल के बाद बढ़ गया ना, तो 20 साल बाद ही आता, तो 1813 में 20 जोड़ लीजिए, 1833। अब 1833 का चार्टर एक्ट हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं। अठारह सौ 33 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, उसके जो पॉइंट्स हैं यूपी SSC के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो अभी देख लेते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट यह कहता है कि भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण शुरू हो गया। प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई कि सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कर दी गई इसमें। प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। अब हम लोगों ने बताया था कि भारत के बंगाल के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। मैंने बोला कि मैंने पिछली बार बताया कि आप लोगों को मैं सारी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कौन सा पहला गवर्नर जनरल था, कौन आखिरी गवर्नर जनरल, कौन पहला भारत का गवर्नर जनरल बना, कौन लास्ट भारत का गवर्नर जनरल बना, मैं सब बताऊंगा। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल का बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इस चीज़ को भी देख लेते हैं कि क्या कहता है कि बंगाल का जो गवर्नर था गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का गवर्नर हो गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बदलकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया इस एक्ट में। पिछली बार तो मैंने बताया कि पिछली बार सारे एकाधिकार तो EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़त्म ही कर दिए गए थे। किसी तरीके से हाथ पैर जोड़ के उन्होंने वो बचा लिया अपना चीन और चाय को। लेकिन इस एक्ट में कंपनी के सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए। आज से तुम्हारा किसी भी चीज़ पे एकाधिकार नहीं रह गया।
सारी कंपनियां होंगी, सारा सब कुछ करेंगी, तो क्या कहेगा, सारी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त, ये इसी की। सारी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी। सारी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट निकलता है यहाँ से इस एक्ट के तरीके से। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट में। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो निकलता है कि किस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के लिए अपॉर्चुनिटी को खोल दिया गया है। क्योंकि इससे पहले क्या होता था, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सिविल सेवक जो आज यूपीएससी जो प्रतियोगिता परीक्षा लेती है आईएएस के लिए, ये पहले ब्रिटिश से ही चुन के आते थे, ब्रिटेन से चुन के आते थे। हम लोग भारतीयों के लिए इसमें कोई जगह नहीं थी। इसी एक्ट के तहत भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवा में की शुरुआत कर दी गई। भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कर दी गई। कर दी गई। चौथा पॉइंट हम लोगों के इसमें निकलता है कि यहाँ पे 1834 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया गया कि अब कोई भी गुलाम नहीं बनाएगा। कि हम लोगों ने इस पर भी बात करेंगे मॉडर्न इंडिया में, हम इस पर बात करेंगे कि दास प्रथा क्या हुआ करती थी। तो इसी एक्ट के तहत 1834 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त। तो जितने भी पॉइंट हैं 1833 के चार्टर एक्ट के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। यूपी ट्रिपल एस इससे बाहर हमारी समझ में, या फिर जैसा कि मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले साल प्रीवियस ईयर पेपरों का, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हर एक एक्ट के, मैंने बता दिए हैं। मैं फिर से बताता हूँ कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। अब जो प्रशासन है वो सेंट्रलाइज हो चुका था। दूसरी बात, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो चुका था। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रशासनिक केंद्रीकरण हो चुका होगा तो सेंट्रल में ही कोई चीज़ बैठेगी। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था भारत का गवर्नर जनरल हो चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन था वह भी समाप्त कर दिया गया इसमें। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवा में शुरुआत कर दी गई, प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कर दी गई। अब वह लोग भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं इस एक्ट से, निकलते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल होगा। दूसरा, भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कर दी गई और 1834 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस चीज़ को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सब इम्पॉर्टेंट से भी इम्पॉर्टेंट हैं, तभी मैंने यहाँ पे लिखी गई हैं कि यही सारी चीज़ें ही पूछता है यूपी ट्रिपल एससी पॉलिटी में। बस इससे ज़्यादा इन एक्ट में कुछ नहीं पूछेगा। हम लोगों को बस अच्छे से इनको मेमोराइज कर लेना है। मैंने बताया है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में तीसरे दिन, मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया है, उस वीडियो को ज़रूर देखो कि तीसरे दिन रिवीजन करो, एक हफ्ते बाद उसको रिवीजन करो और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करो। अब हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट देख लेते हैं।
कि वह क्या कहता है। तो इसको पहले रफ कर देते हैं। 1800 वो लास्ट एक्ट है हमारा। ये 1853 जो 1853 का जो एक्ट, चार्टर एक्ट है, ये हमारा लास्ट एक्ट है। ब्रिटिश कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका लास्ट एक्ट है। इसके बाद हम लोगों का ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसके एक्ट के तहत क्या कहता है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको 2 भागों में बांट दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो विधायी परिषद और दूसरा कार्यकारी परिषद, प्रशासनिक कार्य। जैसे आज के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, इस तरीके से एक विधायी कार्य कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य कर दिया गया। इसमें कहा गया कि इसमें किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया कि कब तक हम लोग कब तक ब्रिटिश सरकार जो कंपनी का शासन बढ़ाएगी। इसका किसी की निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। बस यह चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बताना भूल गया इसमें कि जो विधि एक सदस्य हुआ करता था, जैसे लॉर्ड मैकाले जो हुआ करते थे वो विधि सदस्य हुआ करते थे चार्टर एक्ट 1833 के एक्ट के तहत। जो मैंने बताया कि प्रशासनिक सेवा वाला जो एक्ट है, उस एक्ट में एक विधि अधिकारी बनाया गया था, विधि सदस्य बनाया गया था, कार्यकारिणी सदस्य का। वह अब परमानेंट मेंबर हो गया था। भारत के गवर्नर जनरल आने के बाद भारत के गवर्नर परिषद का वह परमानेंट मेंबर हो गया था। तो यह चीज़ लिख लेंगे कि विधि कानून, विधि अधिकारी जो कानून का अधिकारी है वह परमानेंट स्थायी गवर्नर जनरल का सदस्य हो गया था। ये चीज़ जो लॉर्ड मैकाले आया था पहला, जो फर्स्ट विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले हुआ करता था 1833 वाले चार्टर एक्ट में। वह अब परमानेंट गवर्नर जनरल का परिषद अध्यक्ष हो गया। तो आज हमने ये 4-5 एक्ट देखे जिन एक्टों में सारे प्रावधान थे कि सबसे लास्ट में जो 1853 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद हो गई, विधायी और प्रशासनिक में बट गई। जैसे आज के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री हुआ करता है, विधि अधिकारी को परमानेंट गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य कर दिया गया। जो पहला विधि अधिकारी था वह लॉर्ड मैकाले हुआ करता था। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो आज हम लोगों ने ये 4-5 एक्ट देखे जो ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के शासन के समय पे भेजा था। अब ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत जब भारत आ जाएगा उसके समय पे जो एक्ट आएंगे वह हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज मैं आपसे विदा लेता हूँ, यहीं पे अपनी इस क्लास को एंड करता हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आपको जो आज पढ़ाया गया है वह आज आपको समझ में आया होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CP स्मार्ट क्लासेस आप सबके लिए दिन रात मेहनत कर रही है इसी काम के लिए, कैसे आप लोग अच्छे से उस काम को, उस कंटेंट को डिलीवर कर दिया जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप लोग अच्छे से रेगुलर कंटिन्यू तरीके से पढ़िए। जितने भी वीडियोज़ हैं उनको 1 बाय 1 देखते जाइए और उनको सबको अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। बाकी हम लोग CP स्मार्ट क्लासेस की जितनी भी टीम है, हम और बाकी जितने भी मेंबर हैं, वह सब आपके सुविधा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं।